इस केस में हमने कितने का सामान खरीदा? हमारा सामान जो खरीदा हुआ था वो था हमारा 80,000 रुपीज का सामान। ठीक हो गया। मेरे सामान की कॉस्ट कितनी थी? 80,000। तो मेरी परचेजेस कितने की होंगी? माई परचेजेस वुड बी 80,000 रुपीज। फॉर 80,000 रुपीज मेरे पास कितने का स्टॉक आया? 80,000 रुपीज का। लेकिन मेरे पास से कैश कितना गया? मेरे पास से कैश गया 2। अब मुझे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं मान के चलूंगी मैंने उसको कैश में पेमेंट करी होगी। टू कैश अकाउंट, हाउ मच कैश डिड आई हैव आई पेड? आई हैव पेड 76,000 रुपीज ऑफ कैश। ओके, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और ये ताकि मर्ज ना हो जाए, इसको ऐसे। ठीक है, 76,000 का मैम एंट्री तो बैलेंस होती हुई लग नहीं रही, तो इसका मतलब मेरे क्रेडिट साइड में भी 4,000 अमाउंट की कमी आ रही है। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख दूंगी टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि आप लोगों को सिंपल सी चीज पता है मेरा डुअल इफेक्ट होता है और डेबिट और क्रेडिट साइड हैज टू बी अफेक्टेड विद द सेम अमाउंट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं नरेशन क्या लिखूंगी? बीइंग गुड्स purchased from Vishwas at 20% trade discount and 5% cash discount। अभी तक क्लास में हमने जो एंट्रीज पढ़ी थी उसमें एक ही स्टेटमेंट रहता था हमारा डेबिट में और एक ही स्टेटमेंट रहता था क्रेडिट में। अब यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास डेबिट में सिर्फ एक स्टेटमेंट है और मेरे क्रेडिट में 2 स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके की एंट्रीज को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। ठीक हो गया। तो ये हमारी कहलाती है कंपाउंड एंट्रीज। नॉट नेसेसरली कि हमारे हमेशा क्रेडिट में ही 2 ट्रांजैक्शन या 2 एंट्रीज होंगी, हमारे डेबिट में 2 एंट्रीज, क्रेडिट में 1 एंट्री, या फिर डेबिट में 1 एंट्री और क्रेडिट में 2 एंट्रीज, ऐसे होने वाली एंट्रीज को जिसमें एक या एक से ज्यादा जब हमारे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होंगी एक ही एंट्री के अंदर, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। इज दैट क्लियर? तो पहली ट्रांजैक्शन आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब इसके अलावा हम देखते हैं आगे। हमारे क्वेश्चन में दूसरा हमें बोल रहा था बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा। अरे मैम तो सेम लग रहा है, एक सेकेंड। फॉर रुपीज 2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट। ओ अच्छा, इसका मतलब हमें 5% कैश डिस्काउंट पहले ही दे दिया एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले कैश डिस्काउंट लगाएंगे फिर ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे? नहीं, चाहे मुझे क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी भी दी गई हो, सबसे पहले मेरा ट्रेड डिस्काउंट लगता है, क्योंकि पहले तो मैं बिल बनाऊंगी ना। तो सबसे पहले हम लोग बिल बनाएंगे और बिल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे बिल में। वो बिल जितना अमाउंट डिसाइड करेगा उतना हमें पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम क्या है? हम है बायर। अब हम बायर के फॉर्म में आ जाते हैं, अब हम सेलर की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम बन जाते हैं बायर। और पहले बिल बनेगा और बिल में जितना अमाउंट लिख के आएगा मुझे उतना तो पे करना ही करना है। लेकिन तो वो कैसे अमाउंट निकल के आएगा? बिल का अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट लग के वो बिल का अमाउंट निकल के आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। उस बिल के अमाउंट पे मैं आप लोगों को, सेलर बोलता है कि कुछ और डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? अगेन जल्दी कैश दे दो, मैं अभी आपको डिस्काउंट दे देता हूं। हमने कहा एज अ बायर हमारे पास पूरा पैसा नहीं है, तो हम लोगों ने कहा हम आपको हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है जी, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। आधा अमाउंट आप पे कर रहे हो ना, तो आधे पे 5% डिस्काउंट ले लो। आइए इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं। पहला देखते हैं वर्किंग नोट। आप लोग एग्जाम में ऐसे ही साफ साफ एक वर्किंग नोट बनाएंगे। हमारे इनवॉइस का प्राइस था, इनवॉइस प्राइस वाज रुपीज 2 लाख। उसके बाद हम लोगों को हमेशा याद रखना, हम पहले क्या देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस करा 10% ट्रेड डिस्काउंट, और 2 लाख का 10% होगा 20,000। ठीक हो गया। अब ये आता है 1,80,000। ठीक, ये आ गया मेरा बिल का फाइनल अमाउंट दैट इज टू बी पेड
बाय मी टू द वेंडर। 1,80,000 मुझे पे करना है, लेकिन उसने बोला कि 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, बट मेरी कैपेसिटी इस टाइम हाफ ऑफ द अमाउंट पे करने की है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो इसका हाफ होता है 90,000। ठीक हो गया, 1,80,000 का हाफ होता है 90,000। तो 90,000 के ऊपर मेरा 5% कैश डिस्काउंट मैं अवेल कर रही हूं। क्या ये कैश डिस्काउंट बिल में दिखाई देगा? नहीं जी, जब मैं उसे ये चेक काट के दे रही होंगी तो ये चेक मैं कितने का काट के दूंगी? 90,000 का 5% होता है, 10% होता है इसका 9,000, तो 5% हो गया 4,500। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज 85,500 मैं उसको पे कर दूंगी चेक के थ्रू। बाकी का 90,000 पे मैंने उसे कुछ भी नहीं देना, जब बाद में पेमेंट करेंगे तब करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि मेरी परचेजेस कितने की हुई? जो मैं सामान खरीद के लाई वो कितने का खरीद के लाई? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होंगी ऑब्वियसली। मेरा सामान मेरे को कॉस्ट किया 1,80,000 का। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कितना चेक के थ्रू पे करा? मैंने बैंक के थ्रू पे करा है 85,500। इज दैट ओके? फिर उसके बाद इस 85,500 के ऊपर मुझे एक डिस्काउंट मिल गया था 4,500 का, जो मेरी इनकम थी। ऑल इनकम्स टू बी क्रेडिटेड 4,500 सॉरी। तो ये टोटल मेरा कितना हो गया? 90,000 ये हो गया। और 90,000 तो ये तो मैंने अभी पे करा ही नहीं इसको। तो त्रिशा मेरी क्या बन गई? त्रिशा बन गई मेरे लिए क्रेडिटर। ठीक हो गया, अभी मैंने पे नहीं करा है। तो त्रिशा विल बिकम माई क्रेडिटर एंड हेंस शी विल कम ऑन माई क्रेडिट साइड। सो 90,000। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, त्रिशा इज द पर्सनल अकाउंट। और अगर आप पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो दोबारा से रिवाइज करेंगे, डेबिट what come debit the receiver and credit the giver। तो त्रिशा is giver for my business and hence she is giving and hence coming in the credit side। यहाँ पे लिखेंगे being goods purchased from Trisha at oh, just a moment please। Trisha at the rate 10% trade discount and 5% cash discount received on half of the amount paid। ठीक हो गया मैम? इतना बड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा? हाँ जी भाई, इतना बड़ा ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरे नंबर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग डेट भी डालेंगे। और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के दिखाया था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लोग ये एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट मुझे बोलता है ट्रांजैक्शन में, अब यहाँ पे हम क्या बन चुके हैं? हमने अब सामान खरीद तो लिया था, अब हम उसे बेचेंगे अपनी दुकान पे। तो हमने गुड्स बेचे हैं नूपुर को 50,000 रुपीज के, अगेन 4% कैश डिस्काउंट। मैडम हम बेच रहे हैं तब तो हम कैश डिस्काउंट पहले लगाएंगे? नहीं, अभी भी पहले जब आप बिल बनाओगे तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, अमाउंट निकालोगे कि बिकना कितने का है। ठीक, देन उसमें लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, आधा तो कैश में मिल गया, एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डेट। ओ मैम, इसका मतलब उसको हाफ पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान से देखिए, पेमेंट चाहे कैश से हो चाहे बैंक से हो, हम मानते हैं कि हमें पेमेंट मिल गई। ठीक है, जब तक अटकाई ना जाए, कैश में मिले चाहे चेक में मिले, पेमेंट मिल गई। और जैसे ही पेमेंट मिलेगी ये कैश डिस्काउंट हो जाएगा एप्लीकेबल। ओ, तो इसका मतलब हम लोग इस पूरे के पूरे अमाउंट पे, नॉट ऑन दिस अमाउंट, बेसिकली दिस माइनस ट्रेड डिस्काउंट वाला जो नेट अमाउंट आएगा, उस पूरे पे 4% कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करा देंगे। करें? आइए, वर्किंग नोट। माय
इनवॉइस प्राइस, अब मैं और शॉर्ट फॉर्म में आ गई हूँ, इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड इज 50,000 minus 20% trade discount and 20% comes out to be 10,000. 40,000 मेरे पास आ गया मेरा सेल प्राइस, ठीक है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। लेकिन उसने बोला कि भाई अब भी ले लो, ये मेरे पास कैश पड़ा हुआ है और बाकी मैं आपको चेक से दे रही हूँ, ये आप लेके जाओ। तो नूपुर ने मुझे पैसा पकड़ा दिया दो अलग अलग मोड्स में। भाई अगर आप दुकान पे जाते हो, कई बार ऐसे नहीं होता कि हमारे पास कुछ पैसा कैश, हमारे पास कुछ कम पड़ा, लेट्स से मैं मार्केट गई, बुक खरीद के ला रही हूँ, उसने बोला बुक है 750 की, तो मैं बोलती हूँ भैया मेरे पास तो 500 ही कैश है, आप एक काम करो 500 कैश ले लो और 250 मैं आपको पेटीएम कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने दो मोड्स में पेमेंट करी, एक तो उसके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी और एक उसके जो टिल है जिसको गल्ला बोलते हैं, उस गल्ले में उसने 500 का नोट डाल दिया। तो कैश और बैंक क्या दिक्कत है, हो सकता है, ठीक हो गया। बट इमीडिएटली तो करा ना मैंने, मैं ऐसा तो नहीं मैं बोल रही हूँ 250 मैं आपको भाई साहब अगले महीने दूंगी, अगले साल दूंगी, नहीं, आई पेड इट इमीडिएटली। तो मोड अलग अलग होने से कोई दिक्कत नहीं है, वो मोड अलग होना भी हमारे इसी चीज का पार्ट है कि हम लोग इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखते हैं 4%, तो 40,000 का 4% होता है 1600, ये हमने डिस्काउंट रिसीव करा कि अलाउ करा, बताइए। ये हो गया डिस्काउंट, क्योंकि मैं सामान बेच रही हूं तो ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। तो मैं क्योंकि सेलर हूं, मेरे जेब से मेरे पास ही पैसा आना चाहिए था, मेरे पास नहीं आया, मुझे दुख हो रहा है। तो दुख कब होता है, जब खर्चा होता है, ठीक हो गया। तो ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, ऑल एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड। ओ तो मैम ये डेबिट साइड में आएगा, हाँ जी। आइए अब देखिए, सेल क्या होती है, सेल होती है रेवेन्यू, रेवेन्यूज एंड इनकम्स एंड गेन्स टू बी क्रेडिटेड अगेन। तो ये तो आ जाएगी टू सेल्स, सिंपल। आपके पास आ क्या क्या रहा है मैम, एक सेकंड में आपको बताती हूँ आपके पास क्या क्या आएगा। आपके पास आएगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कितना अभी मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊंगी कितना आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आप इसको ना बेटर है आप सबको एक लाइन में लिखिए, सुंदर लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, ठीक हो गया ऐसा, ओके। सो टू सेल्स, ये चीज क्लियर है। तो मैम हम अब कितना अमाउंट पे करेंगे, तो देखिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आपके पास बैलेंस बचता है 38400। अब 384 को आपने क्या करना है, आधे आधे में बांट लेना है, इसका 50% कैश और 50% चेक, ठीक हो गया। तो इसका हाफ निकल के आएगा आपका 19,200, 19,200, ये हो गया कैश, ये हो गया बैंक, ठीक हो गया। तो कैश में कितना आया जी बताइए, कैश में आया 19,200, बैंक में कितना आया जी 19,200, डिस्काउंट कितने का हो गया जी 1,600 का डिस्काउंट, और टोटल सेल कितने की करी, हम क्या बोलेंगे, हमने कितने का सामान बेचा, 40,000 रुपए का सामान बेचा। अब आप लोगों को कुछ चीज समझ आ रही है, ये कैश डिस्काउंट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तो रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सेल प्राइस को ही रिड्यूस कर दिया, ठीक। मैं अपने बुक्स में अपनी सेल कितने की दिखा रही हूँ, 40,000 रुपीज की। अगेन हम इसकी एक बहुत बड़ी सी नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नूपुर एन कैपिटल, इंग्लिश को ऑफेंड नहीं करेंगे क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो at 20% trade discount and 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है जी। नरेशन थोड़ी छोटी हो गई, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगली ट्रांजैक्शन मुझे बोल रही है कि सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1,00,000, ओके। अनुराधा को सेल कर दिया 1,00,000 रुपए का, बड़ी अच्छी चीज है, मार्च 6 को, ऑन टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, तो इनवॉइस प्राइस इज 1,00,000
माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट कम्स आउट टू बी 10,000 माइनस कर दिया 90,000। ठीक हो गया। हम क्या बोलेंगे, हमारी सेल कितने की हुई, 90,000 की। बिल्कुल ठीक है। एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। अब मार्च 6 से 15 दिन और जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 21 मार्च। अगर तो 21 मार्च से पहले पहले पे कर दिया तो मैडम आप 5% का और डिस्काउंट ले जाना, वरना जी 90,000 पे करना और जयराम जी की। अब अनुराधा की सिचुएशन ये है कि अनुराधा 80% ऑफ पेमेंट, ठीक है, कर देगी मुझे 18 मार्च को, वो भी किससे, बैंक से। मैम बैंक से मोड कुछ भी हो सकता है, कैश या बैंक, कैश डिस्काउंट को अवेल करने के लिए यहाँ पे हमने बैंक का यूज किया है। तो इसका मतलब इस 80%, इस 90,000 के 80% पे 18 मार्च को जो हमें रिसीव हो गया, दैट इज विद इन माई टाइम फ्रेम, मैं 5% का कैश डिस्काउंट लगा दूंगी, अप्लाई हो जाएगा। और बाकी का जो 20% रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा और वो आपको एज इट इज पे करना होगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कैसे बनेंगी, ध्यान देंगे। देखो, मार्च 6 को क्या हुआ है, मेरे पास सिर्फ सेल हुई है, कोई पैसा नहीं आया है। तो इसका मतलब मेरे पास अनुराधा बन जाएगी मेरी डेटर। ठीक हो गया, क्योंकि उसने मुझे कुछ 6 तारीख को तो वो सिर्फ मुझसे सामान लेके गई, ना उसने मुझे कैश दिया, ना मुझे बैंक दिया। ठीक हो गया। तो अनुराधा बिकेम माय डेटर। अनुराधा अकाउंट डेबिट विद हाउ मच ऑफ अमाउंट, दैट इज 90,000। 1 लाख क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, गलत हो गया ना। 90,000 मेरा तो सेल प्राइस ही, माई सेल प्राइस इज 90,000 नाउ। अब 1 लाख को भूल जाओ, ठीक, मैं भी भूल जाती हूँ, आप भी भूल जाओ। चलो जी, तो हमारे अनुराधा डेटर कितने से बन गई, 90,000 से। और उसी दिन मैंने अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर ली। मैंने बोला जी पैसा आ जाएगा 90,000 रुपए का। देखो जी, अच्छी उम्मीद तो हर किसी को होती है, आन दो। 18 मार्च को क्या हुआ मेरे साथ, मार्च 18 को, अच्छा नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनुराधा ऑन क्रेडिट। ठीक हो गया। अब उसके बाद 18 मार्च को क्या हुआ, 80% पेमेंट वो दे गई। अब 90,000 का 80% कितना होता है, 72,000। ठीक हो गया। 72,000 के ऊपर आपको 5% कैश डिस्काउंट अवेल हो जाएगा और 5% इसका होता है 7,200 का हाफ हो जाएगा 3,600। ठीक हो गया। बैलेंस में बचेगा आपके पास 86। ठीक हो गया। और यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे आपके पास बैलेंस बच जाएगा कितना, 18,000। ठीक हो गया। कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को, ये मेरी 18,000 से मेरी जो डेटर बनी है वो 18,000 से मेरी डेटर रह जाएगी। अब अनुराधा ने क्या करा, 18 मार्च को मुझे 80% ऑफ द पेमेंट तो पकड़ा गई और 18 मार्च इज विद इन माई टाइम लिमिट ऑफ 21 मार्च। ठीक हो गया, विद इन टाइम लिमिट है तो वो ये 5% का डिस्काउंट अवेल करेगी। अब मेरे पास क्या आया है, बैंक आया है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बैंक आया बताइए जी, कितना बैंक आया, 72,000 से बैंक आया कि 68,400 से बैंक आया। मैम बैंक आया है 68,400 का। बैंक में 68,400 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में गए। अनुराधा मेरी डेटर थी जो 90,000 से, अब अनुराधा डेटर नहीं रही, कितने अमाउंट से, अनुराधा मेरी डेटर नहीं रही 72,000 रुपीज से। ओ, तो इसका मतलब मैम डेटर कम हो गया। डेटर कम होने का मतलब डेटर रिवर्स साइड में आ जाएगा, अदर साइड में आ जाएगा। ठीक, बाकी का अमाउंट कहाँ गया मैम, ये तो डिफरेंस दिख रहा है। बाकी का अमाउंट आपने उसको डिस्काउंट अलाउ करा, डिस्काउंट रिसीव करा। आप क्योंकि बेच रहे हो सामान तो आप डिस्काउंट दोगे ना, तो डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया, आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट
डेबिट कितना 3600 बीइंग अमाउंट received from Anuradha after deducting 5% cash discount on 80% of selling price। ठीक हो गया, ये हमने नरेशन लिख दिया, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपनी अगली ट्रांजैक्शन पे। अरे मैम आपने फिर उस 20% का तो कुछ किया ही नहीं, ये वाला 20% का कहाँ गया, ये वाला 20%। बेटा जी 20% ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो अनुराधा 90,000 से डेटर थी, उस डेटर में से मैंने 70,000 रिवर्स करके उल्टा करके माइनस कर दिया। बैलेंस में अगर आप देखेंगे तो अनुराधा अभी भी मेरी डेटर है कितने से, 18,000 रुपीज से। तो मेरे को तो रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड है। अगली ट्रांजैक्शन ये रही आपके सामने। सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर रुपीज 1 लाख at 20% trade discount and 10% cash discount if, अगर, ये कब मिलेगा, पेमेंट इज रिसीव विद इन 10 डेज, इससे 10 दिन का टाइम होता है 30 मार्च। ठीक हो गया जी। शी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन 26 मार्च, चलो जो भी अमाउंट था उसका आधा तो उसने 26 मार्च को पे कर दिया विद इन टाइम फ्रेम, तो आधे के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा अपना कैश डिस्काउंट। लेकिन 30% ऑफ द रिमाइंडर इज पेड ऑन 31 मार्च। भैया तुम 30% पे करो, चाहे 50 का 50% पे करो, चाहे 20% पे करो, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी डेट जा चुकी है, अब आप लोगों को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम अपना वर्किंग नोट दोबारा बनाते हैं। इनवॉइस प्राइस 1 लाख माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20,000, बड़ा डिस्काउंट दे दिया यार इसको, 80,000 मेरा हो गया बिल का अमाउंट। और बिल के अमाउंट को अब हम करेंगे 50-50, 40,000 और ये वाला 40,000। ये 40,000 के ऊपर उनको मिल जाएगा 10% कैश डिस्काउंट, ये होता है 4,000, यहाँ आता है 36,000। तो सुधा मुझे 36,000 तो पे कर गई, और ये पे तो वो ये भी करके गई है, इसमें से भी उसने दो पार्ट बना लिए, 30% और 20%। तो 4 3s are 12, तो कितना हो गया 30%, बताइए। ये तो कुछ गलत हो गया, isn't it? यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। 36,000 तक तो ठीक था, 12,000 ठीक तो है, ठीक हो गया। तो इसको देखेंगे अब हम लोग यहाँ पे करेंगे अब एंट्री। तो पहली एंट्री होगी हमारी सेल की, तो सेल की एंट्री हमारी क्या रहेगी बताइए। हम लोगों ने करा है सेल्स, ठीक हो गया, सेल्स होती है हमारी इनकम। तो सबसे पहले हम सुधा को अपना March 20 की ट्रांजैक्शन में देखो क्या हुआ, कुछ पेमेंट मिली नहीं, हमने तो सिर्फ सेल करी ना, तो March 20 को हम सिर्फ सेल रिकॉर्ड करें। ओह 20% नहीं है, 20th है, ठीक हो गया। तो हम सिर्फ सेल रिकॉर्ड करेंगे, तो हम एंट्री लिखेंगे, सुधा को हमने क्या बनाना है अपना डेटर, सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये होता है कितने से सुधा डेटर है मेरी, 1 लाख से 80,000 से, 80,000 से करेक्ट। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुधा ऑन क्रेडिट, ठीक हो गया। फिर March 26 को क्या हुआ जी, सुधा मेरे को 50% पैसा दे गई। अब मैंने सुधा से कैसे दे के गई, कुछ नहीं लिखा, तो कैश में दे गई होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सुधा। डेटर बन गया ना, कम हो गया डेटर मेरा, टू सुधा अकाउंट। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने उसको ये 4,000 का जो डिस्काउंट दिया है ये भी तो आएगा, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट। कैश कितना दे गई है सुधा मेरे को, एक सेकेंड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट।
सुधा मेरे को कैश दे गई है 36,000 का, लेकिन सुधा कितने से डेटर कम हो गई मेरी, 40,000 से कम हो गई। अब 4,000 क्या हो गया मेरा, आ गया डिस्काउंट में। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधा आफ्टर allowing 10% कैश डिस्काउंट। अब उसके बाद उसने 30% ऑफ द रिमाइंडर जो मार्च 31 को पे करा है, क्या उसके ऊपर मैं उसे डिस्काउंट दूं? नहीं, इतने तो कोई अच्छे काम नहीं कर रहे हैं जो आपको डिस्काउंट दिया जाए, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा अकाउंट, दिस इज 12,000 एंड दिस इज ऑल्सो 12,000, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधा, और रिमेनिंग अमाउंट से सुधा मेरी डेटर एज इट इज रह जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये बैलेंस में अगर आप देखेंगे तो सुधा 80,000 से डेबिट, 40,000 से क्रेडिट खत्म हो गया, तो 40,000 डेबिट साइड में बचा। अब 40 में से भी 12 चला गया, ठीक हो गया। तो जो बचा वो हो गया मेरा सुधा रिमेन्ड एज माय डेटर विद द बैलेंस अमाउंट। इज दैट इट? ये था मेरा आज का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया, हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा अपने ट्रांजैक्शन को। ये वीडियो आप लोगों के पास 2 पार्ट्स में आएगा ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। मैंने इसको 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड किया है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कुछ ग्लिच आ गया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आप लोगों के सामने पूरा क्वेश्चन समझ चुके हैं, समझा चुके हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड होप आप लोगों को ये लेसन समझ आ रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इन केस आप लोगों को कोई डाउट है, किसी चीज़ से आप लोगों को इशू लग रहा है, आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ डू कमेंट in the comment box. I will try to explain it in my next video. Thank you. Have a good day.